Hello, defense aspirants. Welcome to Lakshyaveer Defense Preparatory Academy. My name is Jay Bharadwaj, or I am back with another science video. By this, we will be completing all three sections of science. Chemistry, bio is already done. Videos are already uploaded on our YouTube channel. This is complete physics video for you all for revision purpose. So make sure you'll watch this video completely. टू सेव योर टाइम यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑन 1.5 और 2x भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है ये जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आप देखोगे 2024 में CDS 2024 चाहे वो 1 है चाहे वो 2 है, दोनों एग्जाम्स में जो है फिज़िक्स बहुत कम पूछी गई है। एक साल में फिज़िक्स ना के बराबर पूछना, तो दैट मीन्स बहुत हाई चांसेस है कि इस CDS 1 2025 में जो है वो बहुत सारे चांसेस है कि पूछ सकता है, आपको फिजिक्स से अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एनडीए में पूछ रहा है क्वेश्चंस, एनडीए में फिजिक्स से, बायो से, केमिस्ट्री से क्वेश्चंस अच्छे पूछ रहा है। लेकिन क्या है कि CDS 124 कह लो या CDS 224 दोनों पेपर्स में फिजिक्स ना के बराबर, न्यूमेरिकल्स तो पूछे ही नहीं है। ठीक है, एक या दो कंसेप्ट के क्वेश्चंस पूछे हैं, दैट्स इट, इसके ऊपर नहीं पूछा है। ठीक है, थोड़ा बहुत वो आप कह लो कि डिफेक्ट्स के बारे में पूछ लिया है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कंसेप्ट प्लस न्यूमेरिकल दोनों कवर कराऊंगा, अच्छे से करवाऊंगा। जो कोर कंसेप्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, वो चीज़ें भी होंगी। प्लस आप इस वीडियो के साथ क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके क्या होगा कि जब आप उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे कंप्लीट फिजिक्स के हैंड नोट्स हैं, उसको भी एक बार इस वीडियो को देखने के बाद गो थ्रू करेंगे, वो नोट्स समझ में आने लग पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसके अंदर मैं सारे के सारे कोर कंसेप्ट जो है वो कवर करने वाला हूँ। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, an object at a distance of 30 cm from a concave mirror got an image at 2/3 of its distance from the mirror, find the focal length। अब ध्यान रखना, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बताता रहूँगा जो इंपॉर्टेंट भी है। कॉन्केव मिरर ध्यान रखना। सबसे पहले ये मिरर कौन सा होता है, ये होता है कन्वर्जिंग, इसे हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, ये लाइट को कन्वर्ज करता है, इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग, और ये नेचर है इस मिरर का। क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द नेचर ऑफ मिरर लेंस। जब भी नेचर शब्द पूछा जाए ना, तो नेचर का मतलब ये होता है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। तो ये नेचर है। ठीक है, कन्वर्जिंग मतलब लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। ठीक है, कॉन्केव मिरर दिखता कैसा है, कॉन्केव मिरर कुछ ऐसा दिखेगा आपको। पैरेलल लाइट रेज जो आएंगी इन्फिनिटी से, वो कन्वर्ज करती हैं, तो इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है जी, अब क्वेश्चन, मिरर फॉर्मूला क्या होता है। मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v + 1/u, इसे बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब क्वेश्चन समझ आ रहा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 30। अच्छा 30 दिया। रिमेंबर ऑलवेज वन इंपॉर्टेंट थिंग, डिस्टेंस हमेशा हम नेगेटिव लेते हैं। डिस्टेंस हमेशा किसका, ऑब्जेक्ट का, हमेशा नेगेटिव लेंगे, माइनस में आएगा। ठीक है, एक ट्रिक बता दूंगा कि जो भी डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड में देखेंगे, जो भी डिस्टेंस हम लेफ्ट साइड में देखेंगे वो हमारे नेगेटिव होते हैं, जो भी डिस्टेंस राइट साइड में देखेंगे, चाहे वो लेंस है मिरर है, वो हमारे पॉजिटिव होते हैं। अभी मैं रे डायग्राम्स भी एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें जरूर बता दूंगा आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इमेज का डिस्टेंस 2/3 ऑफ डिस्टेंस ऑफ इट्स डिस्टेंस, दैट मीन ऑब्जेक्ट के। तो v जो है वो है 2/3 × 30, कितना आया 10 यानी कि 20। तो 20 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस आया, 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस आया, ध्यान रखना। तो अभी पूछा है कि फोकल लेंथ निकालनी है हमें। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि v हम पॉजिटिव लें या नेगेटिव लें। v जो है हम पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना, ध्यान रखना। v जो है कॉन्केव मिरर के 6 केसेस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, ये 6 केसेस हैं, ये 6 केसेस हैं कॉन्केव मिरर के। और आप देखोगे जैसे मैंने बोला लेफ्ट साइड के डिस्टेंस, सारे के सारे लेफ्ट साइड के डिस्टेंस जो हैं उनका साइन नेगेटिव लेना है। सिर्फ 6 केस में जो है इमेज राइट साइड में जाता है, 6 केस में इमेज v जो है वो पॉजिटिव बनता है, दैट्स इट। 5 केसेस में वो आपका लेफ्ट साइड में ही है, यानी कि v जो है हम नेगेटिव ही लेंगे। ठीक है, v जो हम नेगेटिव ही लेंगे। अब यहाँ पे क्या लेना है वो देखना है। ठीक है, 2/3 ऑफ डिस्टेंस जो है वो है ऑब्जेक्ट के, दैट मीन्स आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देखो तो 20, दैट मीन्स अभी हमें पता नहीं है कि ये कौन सा केस है, ये फर्स्ट केस है, थर्ड केस है, फिफ्थ केस है, सिक्स्थ केस है, अभी कोई आइडिया नहीं है। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव ही लेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट हम नेगेटिव ही लेंगे। 6 केस होगा तो कहीं ना कहीं हिंट दिया होगा, ध्यान रखना, कुछ ना कुछ हमें पता लगेगा कि ये है कि नहीं है। ठीक है,
चलो नेगेटिव लेके ही करना है क्योंकि 1 to 5 केसेस जो है ज़्यादातर जो है वो नेगेटिव होते हैं। चलो अब फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ ही तो निकालनी है। 1/v दैट मीन्स -20 प्लस -30, ठीक है। 1/f इज इक्वल्स टू -20 माइनस -30, एलसीएम लोगे 60, दैट मीन्स -3 and -2, that means -5/60 इक्वल टू -1/12, 1/f। तो f क्या हो जाएगा, f आपका आ जाएगा -12 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना, -12 आ गया ऑप्शन सी। अब बोलोगे सर हमें अगर मान लो 6 केस होता सर, फिर हम क्या करते, ऑब्वियसली बात है। अब चलो एक बार प्लस लेके मैं तो समझा देता हूँ। अगर मान लो तुम 6 केस अज्यूम कर लेते बाय डिफॉल्ट ही, जो नहीं करना है क्योंकि वो एक्सट्रीम केस है, ठीक है, लास्ट केस है, ऑब्वियसली बात है जो ज़्यादा जिस होने की प्रोबेबिलिटी है वही लो। चलो मान लेते क्या पॉजिटिव लेके कर देते, तो क्या आंसर बनता, 20 -30 एलसीएम 3 -2 यानी 1/60, 1/f। अब आपका आंसर आता है 60। अब बोलते सर 60 आता रहा है आंसर, ऑप्शन में है तो है 60, तो मैं 60 मार्क कर दूंगा। नहीं करना, यही तो नहीं समझ पा रहे तुम, समझो जरा, यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो लेफ्ट साइड है। अभी मैंने क्या बोला, जितने भी डिस्टेंस, सबसे पहले बात तो डिस्टेंस सारे के सारे पोल से काउंट होते हैं, सारे के सारे डिस्टेंस जो है पोल से काउंट होंगे। और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, हमेशा ध्यान रखना। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ जो है नेगेटिव ही आएगी, आंसर नेगेटिव आएगा, ये मुझे पता था, ठीक है। तो ये अब आपको भी पता लग गया, समझ में आया। इनकेस अगर आप ऐसे सॉल्व कर भी देते तो आप उसको गलत मानते, क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव ही होगी, इसलिए नेगेटिव -12 करेक्ट है। समझ में आया, कंसेप्ट बता रहा हूँ, पूरा कोर कंसेप्ट है, ठीक है। बार बार रिपीट कर करके सुन लेना इसको अच्छे से, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आए, कमेंट सेक्शन ओपन है, डाउट डाल देना अपना। टेलीग्राम है, टेलीग्राम में एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप को भी आप ज्वाइन करके वहाँ पे भी डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ो, लास्ट के 10-15 दिन बचे हैं, रिवाइज एज मच एज यू कैन, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो ये रिवीजन वीडियो उसी के लिए बनाया है, ठीक है। अब एक और चीज़ समझो, फोकल, अब यही क्वेश्चन को कैसे पूछ सकता है समझना, ये तो एक एस्पेक्ट हो गया क्वेश्चन का, और कैसे पूछेगा। मैग्निफिकेशन जो होती है मिरर की, वो होती है -v/u। ध्यान रखना, मिरर फॉर्मूला जो है वो होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैग्निफिकेशन होती है ऐसे। अब मैग्निफिकेशन में कुछ एस्पेक्ट हैं। अगर मैग्निफिकेशन है आपकी पॉजिटिव, मान लो आंसर इसका सॉल्व करके पॉजिटिव आता है, तो ध्यान रखना जो इमेज का नेचर होगा, नेचर ऑफ इमेज जो है वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अगर ये नेगेटिव आ जाए तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखना, ये पेयर फिक्स्ड होते हैं, रियल हमेशा इन्वर्टेड होगी और वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होगी। रियल इरेक्ट नहीं हो सकता, वर्चुअल इन्वर्टेड नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है। तो वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हुई तो, ध्यान रखना साइज ऑफ इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। लेस देन 1 हुआ तो साइज ऑफ इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। इक्वल टू 1 हुआ तो साइज ऑफ इमेज इज सेम एज ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। सेम और कहाँ हो सकता है, m=1 किस में होता है, प्लेन मिरर की जो मैग्निफिकेशन होती है वो +1 होती है। वर्चुअल इरेक्ट देता है, इसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इसका मतलब है सेम एज ऑब्जेक्ट, साइज इज सेम एज ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना प्लेन मिरर की, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है, नंबर ऑफ इमेजेस के ऊपर कॉन्सेप्ट पूछा है, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ इमेजेस, ठीक है। अगर पैरेलल नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन टू मिरर्स, ये ध्यान रखना, जब भी बिटवीन टू मिरर्स पूछा जाएगा तो उसमें डिफरेंट एंगल्स होते हैं, उसमें डिफरेंट एंगल्स पे रख के पूछता है आपको कि भाई इस एंगल पे क्या होगा, उस एंगल पे क्या होगा। अगर मैं बोलूँ कि 2 प्लेन मिरर्स पैरेलल हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ इमेज बनेगी वो बनेगी इनफाइनाइट, ठीक है। इसको मैं पैरेलल लिख देता हूँ, पैरेलल यानी कि 0 डिग्री,
0 डिग्री कह लो या 180 डिग्री कह लो, पैरेलल और एंटी पैरेलल होते हैं ये, ठीक है। तो उसमें कितनी कितनी इमेज बनेगी, उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं, ठीक है, ये चीज़ है। वहीं पे अगर आप एंगल करते हो 90 डिग्री, ठीक है, मान लो 2 मिरर्स जो हैं वो 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे के, अगर वो 90 डिग्री पर हैं तो कितनी इमेज बनेगी, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर ना पूछ लेता है डायरेक्ट एमसीक्यू में, स्टैटिक पोर्शन तो पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 90 डिग्री में ऑलमोस्ट बनती हैं आपकी 3 इमेजेस, ठीक है। फिर आपका आता है, जैसे मान लो पूछ सकता है 180 डिग्री, अब 180 डिग्री, हाँ इसमें 180 डिग्री में नहीं, इसमें 0 ही लिखना, पैरेलल मतलब 0 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री अलग है, 180 डिग्री में लिखना 180 डिग्री मतलब है ऐसे एक जोड़ दिया, 1 मिरर लाइक दिस एंड अदर मिरर लाइक दिस, ये होता है 180 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री बन रहा है। फिर अगर मान लो बोल दिया 45 डिग्री में बनती हैं 7, ठीक है, 60 डिग्री में बनती हैं आपकी 5, ठीक है, और 120 डिग्री में बनेंगी 2। तो ये नंबर्स कुछ ऐसे पूछ सकता है कि 2 मिरर को कैसे कितने एंगल पे लगाओगे तो क्या क्या आंसर आएगा, समझ में आया, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो है रे डायग्राम्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना रे डायग्राम्स। अभी रे डायग्राम्स मैं एक करके समझाऊंगा, अच्छे से समझ लेना जरा इसको, ठीक है, रिवीजन है तो अच्छे से देख लो। फर्स्ट केस आता है ऑब्जेक्ट आपकी कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट एंड इन्फिनिटी। हमेशा ध्यान रखना 3 चीज़ें हम बात करेंगे, नेचर की बात करेंगे, नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे, साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे और पोजीशन की बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचर रिमेंबर वेन एवर देर इज एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज, जब भी एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज होगा तो नेचर हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड ही होगा, हमेशा। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि फर्स्ट से लेके 5 केसेस में इमेज का नेचर रियल इन्वर्टेड होगा, हाँ बिल्कुल, इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड, इसमें भी रियल एंड इन्वर्टेड, और 5th केस में भी रियल एंड इन्वर्टेड। ये लाइट रेज इन्फिनिटी पे मिल रही हैं, ध्यान रखना। तो सर ये डॉटेड का क्या मतलब है, डॉटेड का मतलब है वर्चुअल लाइंस जो रियल नहीं है, तो इसमें जो नेचर आ जाता है वो आता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसलिए साइज की बात करें तो इसमें आता है पॉइंट साइज, पॉइंट साइज बोलते हैं हम इसको, ठीक है। 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पोजीशन क्या है एट एफ, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस। अब आप जैसे क्या करोगे, हम ऑब्जेक्ट को पास लेके आएंगे, तो ये जो लोकेशन है इसको हम बोलते हैं बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी लोकेशन है। तो बियॉन्ड सी यानी सी के पीछे कहीं पर भी, यहाँ पे इमेज का साइज है देखो इन्वर्टेड, तभी तो बोलते हो रियल इन्वर्टेड, ठीक है। साइज क्या है, साइज आप लिखोगे स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट आएगा। पोजीशन में क्या लिखोगे, आप क्लियरली देख सकते हो, पोजीशन जो है बिटवीन सी एंड एफ है, बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। नेक्स्ट एट सी देखो दोनों सेम साइज के हैं, ठीक है, नेचर रियल इन्वर्टेड, ठीक है। साइज सेम एज ऑब्जेक्ट। पोजीशन की बात करो, कहां पर है, एट सी, ऑब्जेक्ट एट सी, इमेज एट सी, दोनों के दोनों एट सी पे होंगे। फिर लेके आओगे बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एफ लाओगे तो साइज क्या बन गया, साइज लार्जर देन ऑब्जेक्ट, नेचर रियल इन्वर्टेड, पोजीशन बियॉन्ड सी, पोजीशन क्या बनी, बियॉन्ड सी बन गई। अगेन अब देखो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, इमेज एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज गोज टू इन्फिनिटी। और जब भी कोई चीज़ इन्फिनिटी पे जाएगी तो उसका साइज जो है वो हाईली एनलार्ज्ड बन जाएगा, हाईली एनलार्ज्ड, ध्यान रखना, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है। पोजीशन एट इन्फिनिटी, कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 6th केस क्या कहता है, 6th केस जो है आपका बिटवीन पी एंड एफ, बिटवीन पोल एंड फोकस, नेचर वर्चुअल इरेक्ट, साइज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, कॉनकेव मिरर बनाता है वर्चुअल इरेक्ट, यस 6th केस में लार्जर देन ऑब्जेक्ट, पोजीशन कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, ध्यान रखना जी, बिहाइंड द मिरर, क्लियर। अब आता है आपका कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है जी। कॉन्वेक्स मिरर के सिर्फ 2 केसेस, हमेशा ध्यान रखना, डाइवर्जिंग
डाइवर्जिंग मिरर और डाइवर्जिंग लेंस दोनों के सिर्फ दो केसेस हैं। कन्वर्जिंग मिरर और कन्वर्जिंग लेंस के 6 केस हैं, जिसमें कन्वर्जिंग मिरर का जो 6 केस हैं, जिसमें कन्वर्जिंग मिरर का 6 केस वर्चुअल इरेक्ट लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनाता है। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस का 6th केस भी वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। समझ में आया? ये ध्यान रखना जी, भूलना नहीं है इसको, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें क्या है, 2 केस बस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और सेकंड केस है बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी एनीवेयर, कहीं पर भी रख दो। हमेशा ध्यान रखना इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट, तो इमेज कहाँ है? फोकस पर। डॉटेड लाइन दिख रही है, तो सर डॉटेड लाइन दिख रही है तो क्या नेचर कर दें? वर्चुअल इरेक्ट, यस कर दो। पोजीशन क्या है? एट एफ। साइज क्या है? पॉइंट साइज, वही सेम चीज है, पॉइंट साइज है जी। फिर नेक्स्ट केस में बिटवीन पी एंड इन्फिनिटी, कहीं पे भी रख दो। अगेन कुछ ना कुछ दिख रहा है यहाँ पे, छोटा सा है सर, कहाँ पे? लोकेशन क्या है? बिटवीन पी एंड एफ, लोकेशन इज बिटवीन पी एंड एफ। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कॉन्वेक्स मिरर भी आपका वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, लेकिन उसका वर्चुअल इरेक्ट जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। कॉन्केव मिरर का वर्चुअल इरेक्ट जो है वो लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये डॉटेड लाइन यही सिंबलाइज करती है कि ये वर्चुअल इमेज है, रियल में नहीं बन रही है, ये हम एक्सटेंड कर रहे हैं वर्चुअली। रियल में तो लाइट रे यहाँ से जाती है और यहाँ से वापस, ठीक है, तो इमेज तो बनती है, इमेज कैसे? वर्चुअल इंटरसेक्शन से बन रही है। फिर हमेशा लोकेशन पी एंड एफ के बीच में रहेगी। जैसे मैंने बोला राइट साइड डिस्टेंसेस जो है वो पॉजिटिव होते हैं, दैट मीन्स क्या मैं कह सकता हूँ कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होगी? यस सर, आप कह सकते हो। क्यों? क्योंकि राइट साइड डिस्टेंसेस हैं पॉजिटिव और लेफ्ट साइड डिस्टेंसेस नेगेटिव। तो सर ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड रखिए, तो उसको यू को हमेशा नेगेटिव लेंगे? यस बिल्कुल, चाहे वो मिरर्स हो चाहे वो लेंसेज हो। समझ में आई? ठीक है जी, क्लियर? आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कुछ यूजेस लिख लो बस, यूजेस भी कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे कॉन्केव मिरर के क्या यूजेस हैं। ठीक है, कॉन्केव मिरर की यूजेस जैसे कि आपका हो गया सोलर कुकर, शेविंग मिरर्स, ठीक है, डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं आपकी टूथ कैविटी देखने के लिए। ठीक है, जो आप देखा होगा वो कोलगेट की ऐड में जो देखते हैं टूथ कैविटी, ठीक है, वो कौन सा केस यूज़ करते हैं? ये डेंटिस्ट जो है 6 केस यूज़ करते हैं, पास ले जाते हैं बिल्कुल, वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। ठीक है, शेविंग मिरर्स में भी 6th केस यूज़ होता है कॉन्केव मिरर का। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है जी, कॉन्वेक्स मिरर में रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स के रियर व्यू मिरर में होता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, अब बात करते हैं लेंसेज की। मिरर हमने समझ लिया, लेंसेज समझते हैं। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ फॉर्म्स अ इमेज हैविंग ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बोला है? इमेज साइज ऑफ इमेज इज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अब मैग्निफिकेशन समझो, मैग्निफिकेशन होती है HI/HO, यहाँ पे भी सेम रखना याद, यहाँ पे भी आप ले सकते हो HI/HO। तो लेकिन ये तो हुआ हाइट के उसमें, तो सर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में क्या हो सकता है? V/U, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या थी? -V/U, ध्यान रखना, माइनस, मिरर में -V/U, ठीक है, और लेंस में +V/U। ठीक है, अब लेंस फॉर्मूला अगर बताएं तो लेंस फॉर्मूला इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यहाँ माइनस आ जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव। वहां देखना, चेक करना कि मिरर वाले में यहाँ पे माइनस नहीं था, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे याद रख लेना, एक को याद रखो दूसरे को ऑपोजिट कर दो, सिंपल चीज है। ठीक है, अब क्या बोला है? अगर हाइट ट्वाइस है तो यहाँ से क्या ले सकते हैं हम? हाइट द इमेज ट्वाइस, तो m इज इक्वल्स टू 2HO/HO, तो m की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। इस 2 को यहाँ पुट कर दो, तो 2 इज इक्वल्स टू V/U, तो 2U इज इक्वल्स टू V। पुट करो अब इसको, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v की जगह क्या लिखो? 2U माइनस U, 1/f इज इक्वल्स टू LCM 2U। ठीक है, कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? फोकल लेंथ एक्चुअली दी हुई है 20, तो 20 लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 2
2 माइनस 1 1, तो क्या आ जाएगा 20 इज इक्वल्स टू 1/2u। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने बताया था सर, आप तो बोल रहे थे कि हमेशा ऑब्जेक्ट नेगेटिव आना चाहिए, यहाँ तो नेगेटिव नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है समझना जरा ध्यान से। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज ट्वाइस। अब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पहली बात तो पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो आपका कन्वर्जिंग लेंस है, तो इसकी एफ तो पॉजिटिव होती है। आप इसका मतलब हमने साइन कन्वेंशन इसका सही लिया, तो गड़बड़ हमने कहाँ करी है, इसमें लेने में। ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, अब देखो क्या बोला है, सेम साइड बोला है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी सेम साइड। अब देखना, जब हम लेंसेज की बात करते हैं, मैंने क्या बोला, कन्वर्जिंग है, तो कन्वर्जिंग के 5 केस जो हैं, क्योंकि लेंस है तो चेक करोगे राइट साइड है, सारे के सारे राइट साइड, 5 के 5 केस। लेकिन जब बोला सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्यों लिखा सेम साइड ऑफ, इसीलिए ताकि आपको पता लग सके ये 6th केस है भैया, ये 6th केस है। 6th केस में आप इसमें क्या लोगे कि हाइट। अब देखना एक चीज़ और बताता हूँ, जो भी हाइट, जो भी डिस्टेंसेस ये होते हैं आपके ऑपोजिट इन द सेंस ऑपोजिट, सेम साइड है तो u नेगेटिव होगा और v भी नेगेटिव होगा, u नेगेटिव होगा, v नेगेटिव होगा। मैग्निफिकेशन हमारी +2 आई है, ठीक है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, u को नेगेटिव ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव आएगा। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने का मतलब है, अगर +2 है इसका मतलब है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 2 का मतलब है ग्रेटर देन द ऑब्जेक्ट। साइज मोर देन, और यू कैन से लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है जी, ये ध्यान रखना। तो हमारी मैग्निफिकेशन सही आई है, लेकिन हमारा u नेगेटिव नहीं आ रहा है, नहीं नेगेटिव आ रहा है शायद, रुको, आ रहा है, यस, ठीक है, u नेगेटिव आएगा आपका, सही है वो, गॉट इट। तो ये कैंसिल करोगे, यानी u इज इक्वल्स टू -10 सही है हमारा, ठीक है। तो इट मीन्स हमारे जो कंडीशन थी वो सही थी। सेम साइड, ये देखना, ये ध्यान रखना है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बोला है तो 6th केस है, ठीक है। u आया नेगेटिव, क्या बोला है, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का बोला है, देखो -10 यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है, समझ में आया। एक ऑप्शन देता -10, दूसरा देता 10, तो -10 को आप मार्क करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, साइन के साथ, क्लियर। तो ये ध्यान रखें कि जो ये क्वेश्चन में है कौन से केस की बात कर रहा है, उसके लिए रे डायग्राम्स, ये रे डायग्राम्स बना रखें। सेम वही चीज़ है, सेम वैसे ही किसकी तरह, कॉनकेव मिरर की तरह, कॉनकेव मिरर की तरह ही केसेस। पहला केस इन्फिनिटी का, ठीक है, दूसरा केस, अब यहाँ पे क्या होता है, C और F नहीं होते, यहाँ पे 2F1 होता है, डबल ऑफ F1। जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, ये जो C है, यहाँ पे PC अगर आप देखोगे इट इज़ R -R, PF जो देखोगे वो होता है F, और R और F में क्या रिलेशन है, हमारे जो रेडियस है दैट इज़ ट्वाइस ऑफ F, ध्यान रखना ये रेडियस जो है वो ट्वाइस ऑफ F होता है। ये भी प्रीवियस क्वेश्चन में पूछा हुआ सीधा ही क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, R इज इक्वल टू 2F। बस यहीं पे लेंस में क्या करते हैं, R नहीं बोलते हम, सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोलते, वहाँ पे हम F1 और 2F1 बोलते हैं, ठीक है। तो पहला लोकेशन F1, फिर हम बोलेंगे बियॉन्ड 2F1, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे एट 2F1, फिर हम बोलेंगे बिटवीन 2F1 एंड F1, ये चीज़ होती है। फिर बोलेंगे हम 5th केस में एट F1, और अब बोलेंगे यहाँ पे बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ये हो जाएगा 6th केस। इन्फिनिटी पे आने वाली लाइट रेज पैरेलल होती हैं, पैरेलल जब कन्वर्ज होंगी फोकस में मिलेंगी, अगेन वही चीज़, सेम वही चीज़ है, पॉइंट साइज बनेगा, ठीक है। नेचर क्या होगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रही है, बिल्कुल सही बात है, नेचर है रियल इन्वर्टेड, यहाँ सारे के सारे ये भी रियल इन्वर्टेड। 5th केस तक जैसे कॉनकेव मिरर में था, सेम वैसे ही रियल इन्वर्टेड एंड रियल इन्वर्टेड टिल हेयर। अब यहाँ देखोगे वर्चुअल है तो क्या बनेगा, यहाँ पे आप रियल इन्वर्टेड नहीं बोल सकते, यहाँ पे बोलोगे वर्चुअल एंड इरेक्ट बोलोगे, समझ में आया। लोकेशन देख लो, डायग्राम साफ लोकेशन बता रहा है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज कहाँ बनेगा, F2 पे बनेगा, ठीक है। बियॉन्ड अगर 2F1 पर है, बियॉन्ड 2F1 पर है तो इमेज जो है कहाँ बनेगा, F2 एंड 2F2 में। जैसे वहाँ पे कहाँ बन रहा था, बिटवीन C एंड F, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, सेम वही चीज़ है, बस लेंस में करनी है, लेंस में अदर साइड बन रही है, लेंस में
5 स्टार्टिंग के 5 जो वी होते हैं राइट साइड बनते हैं यानी वी पॉजिटिव आता है, बस 6 केस में वी सेम साइड एज ऑब्जेक्ट बनता है यानी कि नेगेटिव बन जाता है। वर्चुअल इरेक्ट, मैग्नीफाइंग ग्लास का काम यही तो है। मैग्नीफाइंग ग्लास में कैसे यूज़ करते हो आप उसको बहुत ज़्यादा क्लोज लेके जाते हो लेटर्स के, तभी तो आपको वर्चुअल इरेक्ट मिलती है और मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। सेम नेक्स्ट केस 2f1 2f2, जैसे एट सी सेम साइज रियल इन्वर्टेड, सेम यही केस। बिटवीन 2f1, यस बिटवीन 2f1, वहां पे क्या बनता था, बिटवीन सी एंड एफ बनता था, बियॉन्ड सी जाता था, यहाँ बिटवीन 2f1 और f1 बनेगा, बियॉन्ड 2f2 जाएगा, रियल इन्वर्टेड। सेम चीज यहाँ पे भी एट f1 इन्फिनिटी पे, फोकस पे आन रखने वाला ऑब्जेक्ट इमेज जाता है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे रखने वाला ऑब्जेक्ट इमेज बनती है फोकस पे, वैसे वर्सा बोथ आर ट्रू। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट 6 केस वर्चुअल इरेक्ट का है, वेरी क्लोज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रहोगे, वर्चुअल इरेक्ट बनेगी, मैग्नीफाइड मिलेगी और सेम साइड एज ऑब्जेक्ट मिलेगी लोकेशन। समझ में आया? तो रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेम वही चीज, डाइवर्जिंग लेंस, इसे बोलते हैं हम आपका कॉनकेव लेंस। और ये कौन सा है, इसे हम बोलते हैं, ये आपके रे डायग्राम से किसके, कॉन्वेक्स लेंस के। ठीक है जी, कॉन्वेक्स लेंस के हैं ये। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस। रिमेंबर वन थिंग, हाउ टू रिमेंबर, नेम ऑपोजिट प्रॉपर्टी सेम, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, नेम ऑपोजिट प्रॉपर्टी सेम, बोथ आर कन्वर्जिंग इन नेचर। कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग, दैट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव लेंस, convex mirror and concave lens both are diverging in nature, diverging lens, property same, name opposite property same। वही दो केसेस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी एनीवेयर। वहाँ पे अगेन फोकस पे डॉटेड लाइन मिल रहा है, तो क्या इमेज कैसी बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट एट एफ पॉइंट साइज, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 एनीवेयर, कहीं पे बनेगा, O एंड F के बीच में, O एंड F1 लोकेशन। ठीक है, और नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, एंड साइज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, सेम एज कॉन्वेक्स मिरर, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। समझ में आया जी? क्लियर? ये आपके रे डायग्राम्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, An optician prescribes a power of -0.5 d, the corresponding lens must be। दो चीज़ें ध्यान रखना है इसके अंदर। पहली बात तो इसके अंदर एक साइन दिया हुआ है, नेगेटिव पॉजिटिव, इससे पता लगता है काफ़ी सारी चीज़ें। क्या पता लगता है कि ये एक कन्वर्जिंग लेंस है या डाइवर्जिंग लेंस है। देखो ध्यान रखो, कॉनकेव लेंस की जो f होती है वो नेगेटिव होती है, ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस की जो f होता है वो पॉजिटिव होता है। अब पावर की बात करें तो पावर जो है वो होता है P = 1/f, f शुड बी इन मीटर्स, ध्यान रखना मीटर्स में पुट करोगे। जिसका f पॉजिटिव उसकी पावर पॉजिटिव, जिसका f नेगेटिव उसकी पावर नेगेटिव। तो नेगेटिव f किसका होता है, कॉनकेव का, यानी डाइवर्जिंग लेंस का। ठीक है जी, डाइवर्जिंग। और पॉजिटिव, अगर पावर पॉजिटिव दी हुई है, पावर अगर पॉजिटिव दी है तो क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। और ये क्या है, नेचर ऑफ लेंसेज है, ध्यान रखना। ठीक है, तो पूछा है क्या करेक्ट होगा, P = 1/0.5 d। ठीक है, P = -10/5, दैट मीन्स P = नहीं सॉरी P दिया हुआ है F, एक सेकेंड, P = 1/f, so F = 1/P, F = 1/-0.5, F will be = -2 मीटर में आंसर आता है। तो नेगेटिव होना चाहिए, यानी कॉनकेव, कन्वर्जिंग तो नहीं हो सकता, कॉनकेव। फोकल लेंथ -2 आ रही है, बिल्कुल सही बात है, -50 नहीं आएगी। क्लियर, समझ में आया? हमेशा इसमें आंसर जो है मीटर में आता है फोकल लेंथ का, और वैल्यू जो पुट करते हो आप फोकल लेंथ की मीटर में पुट करते हो, उसका भी एग्जाम्पल करवाता हूँ। लेकिन उससे पहले समझ लो, ध्यान रखना, पावर जो होती है वो एडिटिव इन नेचर होती है, ध्यान रखना। ठीक है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पावर, अगर आप दो लेंसेज की पावर को कंबाइन करो, सिंपली उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर इसमें पूछ सकता है कभी कभी टोटल पावर, तो ऐसे निकालोगे P1 + P2। कभी कभी टोटल फोकल लेंथ भी पूछ सकता है, नेट फोकल लेंथ भी पूछ सकता है, तो F1/F1 + 1/F2 से भी निकाल सकते हो। ये नहीं कर सकते तो एक और चीज़ है, कंबाइंड पावर भी फोकल लेंथ से ऐसे पुट कर सकते हो, ये भी एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना। ठीक है, यूनिट अगर मैं बता दूं पावर की यूनिट होती है डायप्टर।
पावर की यूनिट होती है डायप्टर। फोकल लेंथ अभी दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इन मीटर्स, मीटर्स में ही आप पुट करोगे, सेंटीमीटर में पुट नहीं करोगे। ठीक है जी, ये चीज़ भी है। क्लियर क्लियर। ठीक है, एक क्वेश्चन है इसका, पहले कुछ चीज़ें मैं इसमें बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी समझना और क्या क्या चीज़ें इसमें पूछ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको जैसे कि इन मीटर्स ये है, फोकल लेंथ -2। ठीक है, अब देखना कुछ ऐसे डिवाइसेस जैसे कि आपके हो गया पेरिस्कोप। पेरिस्कोप के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, हो सकता है पूछ ले। ठीक है, जैसे कि आपके इसमें जो मिरर्स होते हैं, मिरर्स जो होते हैं, मिरर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ध्यान रखना, एट 45 डिग्री, 45 डिग्री पे ऐसे इस तरीके से लगाए जाते हैं। ठीक है, पेरिस्कोप में जो है इस तरीके से लगाए जाएंगे। ठीक है, ये होता है आपका पेरिस, इस तरीके से ऐसे मिरर्स लगाए जाते हैं। ठीक है, ये होता है पेरिस्कोप। क्लियर। फिर आपका आता है एक माइक्रोस्कोप भी आता है। ठीक है, फिर आपका आता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में आपका जो लेंस यूज होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, फिर आपका आता है टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप में आप कह सकते हैं कि इसके अंदर बोथ आपका कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये दोनों किस पे, किस ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन फेनोमेना कौन सा है, रिफ्रैक्ट। ये सारी जो मैं चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर। ठीक है, ओके। एक जो आपका होता है कैलेडोस्कोप, ये आपका होता है कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप जो है वो बना है रिफ्लेक्शन पे, ध्यान रखना, मिरर्स लगे होते हैं इसमें, मिरर्स यूज करते हैं। ये बाकी सारे रिफ्रैक्शन वाले हैं। पेरिस्कोप भी आपका रिफ्लेक्शन। ठीक है, पेरिस्कोप में क्योंकि मिरर्स लगे, ये मिरर तो लगे, तो इसमें भी लिख सकते हो रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना, फेनोमेना जो है रिफ्लेक्शन, इस बेसिस पे आप क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट देखिए, टू लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ +60 -30 सेंटीमीटर kept in contact, देयर कंबाइंड फोकल लेंथ। कंबाइंड फोकल लेंथ पूछिए, तो मुझे पता है कि कंबाइंड पावर क्या होती है, 1 P = P1 + P2। कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f = 1/f1 + 1/f2। अब कहानी में ट्विस्ट ऐसा है कि आप पुट करने से पहले इनको क्या करोगे, मीटर में चेंज कर दोगे, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो 1/f = 1/60/100 प्लस 1/-30/100। ठीक है, तो 1/f = 100/60 - 100/30। 0 से 0 कैंसिल करना तो कर सकते हो, तो इसको मैं सिंपली 30 और 6/10 ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो 1/f = LCM 6, 10 - 20 -10/6। रेसिप्रोकल करोगे तो f = -6/10। ये मीटर में आया, पर आंसर दिया सेंटीमीटर में, लेट इट बी। तो -6/10 × 100 कैंसिल हुआ, तो f आया आपका -60 सेंटीमीटर। तो ये आपकी कंबाइंड फोकल लेंथ आ गई -60 का करेक्ट आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर। क्लियर। आंसर पूछ सकता है आपको मीटर में भी, आपको सेंटीमीटर में भी, लेकिन आपको रूल पता होना चाहिए कि यहाँ पे f जो है आपको हमेशा किस में पुट करना है, आपको मीटर में ही पुट करना है, ध्यान रखना। ठीक है, सेंटीमीटर में पुट करके आंसर मत निकालना, गलत आंसर आएगा। व्हाट डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम रिप्रेजेंट? द स्पीड ऑफ लाइट विद इन द मीडियम, बेंडिंग ऑफ लाइट इज passes फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ द मीडियम। ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर है क्या। अब इसका मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम m
is always with respect to a that means air or vacuum. So it is equal to velocity of light in medium a, that means air, and velocity of light in medium m. अब मैं बोलता हूँ कि ये मीडियम एक वैक्यूम है, एक एयर है, एयर को हम लाइट के उसमें वैक्यूम ही कंसिडर करते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एम ए, दैट मीन्स वी ए को हम रिप्लेस करते हैं सी से, और वी एम को हम वी एम रहते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सी क्या होती है? स्पीड ऑफ लाइट, दैट मीन 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये आपका है, तो ये आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है बस। क्लियर? तो ये क्या है? यही तो बोला है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो ये फॉर्मूला होता है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझना जरा। रिफ्रैक्शन की हम बात करते हैं। रिफ्रैक्शन में एक लॉ आता है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? स्नेल्स लॉ कहता है कि एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ आर जो है वो एक कांस्टेंट के बराबर होता है। इस कांस्टेंट को ही बोला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, साइन आई अपॉन साइन आर, ऐसे है। या फिर आप बोल सकते हो साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं एन मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये चीज़ होता है। तो ये स्नेल्स लॉ पे भी एक क्वेश्चन आपको बनता है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, n1, रिमेंबर n21 इज दिस n2 अपॉन n1, दैट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ये मतलब होता है। ठीक है, इसको आप ऐसे ले सकते हो, n1 साइन थीटा 1 इक्वल टू n2 साइन थीटा 2, ये एक फॉर्मूला होता है स्नेल्स लॉ के टर्म्स में। अब बात करते हैं वेलोसिटी की टर्म्स में। वेलोसिटी होती है जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन मीडियम 1। ध्यान रखना, यहाँ 1 2 करोगे तो यहाँ 2 1 कर देना। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 3 विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन 3 अपॉन 2। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है, पूछ लेगा कि इन दोनों में यूजिंग दीज टू आर गिवन। ठीक है, लेट अस से इनकी वैल्यू दी है 1.5 एंड इसकी दी है 1.2। सो व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 3 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब ये पूछ लेगा तो इसका मतलब क्या है, क्या निकालना है हमको? इसका मीनिंग है हमें निकालना है v1 अपॉन v3। अब मुझे बताओ इन दोनों को यूज़ करके v1 अपॉन v3 कैसे निकाल सकते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो v2 अपॉन v1 इंटू v3 अपॉन v2, दैट मीन्स 1.5 इंटू 1.2, ऐसे ही हुआ, कैंसिल हो गया। v3 अपॉन v1 तो मल्टीप्लाई करके तो आया 1.5 इंटू 1.2, रेसिप्रोकल करना है इसका तभी तो आएगा। दैट मीन्स इट आंसर विल बी 1 अपॉन 1.5 और 1.2 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.8, ये आएगा आंसर 1 अपॉन 1.8। अब इसको सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो ये चीज़ है, मतलब ये भी एक टाइप बन सकती है, पर ये अल्टीमेटली ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये एनडीए में पूछ सकता है, एनडीए के हिसाब से इट इज़ अ गुड क्वेश्चन, आई एम टेलिंग यू। सीडीएस में हो सकता है पूछ भी ले, बट हाँ इतना डिफिकल्ट भी नहीं बोलेंगे, बट हाँ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बेसिस अपॉन द फॉर्मूला समझना कैसे बनता है। अगर यहाँ 1 2 है तो यहाँ 2 1 आएगा, जैसे कि मैंने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब अगर अब बात करता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये किसी के तो रिस्पेक्ट में होते होंगे, बिल्कुल होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट एयर के रिस्पेक्ट में होते हैं, हम लिखते नहीं हैं यहाँ पर। तो तभी तो आप देखोगे C अपॉन वी जी लिखेंगे या C अपॉन वी डब्ल्यू लिखेंगे, क्यों? यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एयर यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर GA है तो A की पहले आएगा, यहाँ 2 3 है तो 3 पहले आएगा, यहाँ 1 2 है तो 2 पहले आएगा, ऐसा है। समझ में आया? ये चीज़ ध्यान रखना, फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट इन दिस। एक और चीज़ समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ रिलेशंस मैं बता देता हूँ जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान रखना, मतलब मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर विल बी स्पीड, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रखना। लार्जर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो स्पीड कम ही होगी। एक और चीज़ बताता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग, ठीक है, एंड बेंडिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। नहीं, स्पीड ऑफ लाइट डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्पीड ऑफ लाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेंडिंग, यस, मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर बेंडिंग, बिल्कुल सही बात है, ज़्यादा बेंड करेगा। ज़्यादा बेंडिंग होगी तो क्या स्पीड ऑफ लाइट कम होगी, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर, ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन, रूबी, डायमंड इज 1.44, 1.71 एंड 2.4, व्हाट विल द करेक्ट स्पीड ऑफ लाइट। अब हमेशा ध्यान रखना, मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेसर विल बी स्पीड, तो डायमंड सबसे लास्ट में आएगा, तो डायमंड कहाँ पर है, एक ही में है, बस काम खत्म, और किसी में डायमंड है नहीं, ऑप्शन एलिमिनेटेड। लाइट रे फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, जब भी रेयर टू डेंसर जाएगी, लाइट bends towards the normal, ठीक है, एंड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर जाओगे तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब अवे फ्रॉम द जाएगी तो ये भी ध्यान रखना, स्पीड इंक्रीजेस, और यहाँ जब टूवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी तो ये भी ध्यान रखना, स्पीड डिक्रीजेस। अब आप बोलोगे कि सर अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो तो क्या चलेगा, एक चीज़ ध्यान रखना, ग्लास स्लैब अगर मैं आपको बना के बताऊँ, ग्लास स्लैब में ये होता है नॉर्मल, ठीक है, और लाइट अगर नॉर्मल इंसिडेंस कर दे, ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल इंसिडेंस, और एंगल आई इज इक्वल्स टू 0 होता है इसमें, तो इस केस में क्या होता है, स्ट्रेट, इसमें लिख दो, इसमें पास स्ट्रेट, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है, क्लियर है। और ये भी ध्यान रखना, व्हेनेवर लाइट रे पासिस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम और डेंसर टू रेयरर मीडियम, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, frequency of light does not change with change in medium, ये ध्यान रखना बस, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो चलिए आपका फर्स्ट ग्राफ देखते हैं, फर्स्ट है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ही है स्ट्रेट लाइन। अब ये ध्यान रखना, इसका जो स्लोप है, जैसे अगर मैं कोई भी एक ए और बी पॉइंट इसमें मार्क कर दूं, ये जो चीज़ है इसे हम बोलते हैं स्लोप। पहली चीज़ तो ये स्लोप पॉजिटिव है, और ये स्लोप बताता क्या है, ये स्लोप बताता है स्पीड, ये स्लोप बताएगा स्पीड, ध्यान रखना स्पीड। और ये कैसा ग्राफ है, ये है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, यूनिफॉर्म मोशन आप कह सकते हो, ये यूनिफॉर्म मोशन का है, ठीक है। सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ क्या है आपका, सेकेंड टाइप ऑफ ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, ठीक है। थर्ड टाइप अगेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये पैरेलल टू टाइम एक्सेस, इसको हम बोलते हैं पैरेलल टू टाइम एक्सेस, ध्यान रखना, पैरेलल टू टाइम एक्सेस, ठीक है। और ये किस चीज़ का है, ये है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट का, ठीक है, ये हुआ। ये इसमें भी आपका पॉजिटिव स्लोप रहेगा,
स्लोप पॉजिटिव रहेगा। एक और टाइप का आता है वो बता देता हूँ, जिसमें नेगेटिव स्लोप रहता है, जैसे कि ऐसा। यहाँ पे स्लोप जो है नेगेटिव, ठीक है। ये भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है जी। अब इसी में देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में फर्स्ट आपका टाइप आती है, ध्यान समझना, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हैं, बाकी सिमिलर ही रहेंगी। अब ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रखना। अब ये स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या हुआ, अब इसका स्लोप क्या बताता है, जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्लोप बताता है स्पीड या वेलोसिटी बताता है, स्पीड या वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ कभी कभी डिस्टेंस की जगह पता क्या लिख देता है, पोजीशन भी लिख देता है, ध्यान रखना। तो कंफ्यूज मत होना, सर ये पोजीशन का मतलब क्या हो गया, ठीक है। डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी, डिस्टेंस होगा तो स्पीड, वैसा, ठीक है। यहाँ पे जो स्लोप है, ये स्लोप बताता है आपका, स्लोप बताता है एक्सेलरेशन, स्लोप बताएगा आपका एक्सेलरेशन। कैसे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव स्लोप है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। फिर अगर मैं बताऊँ नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कोई चीज़ होती है, सर बिल्कुल होती है भाई, वी टी, यूनिफॉर्म। ये कैसा है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ध्यान रखना, यूनिफॉर्म। ये ग्राफ किसका है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ठीक है। और ये है आपका यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें ए जो है वो नेगेटिव, स्लोप जो है नेगेटिव, ये ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये आपका आ गया नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इसमें वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये क्या था, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फोर्थ में पैरेलल टू टाइम एक्सिस, अगेन इसको बोलते हैं पैरेलल टू टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस बोल रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस नहीं बोला, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना इसके अंदर, ठीक है। तो ये है आपका यूनिफॉर्म मोशन, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, ध्यान रखना। फोर्थ ग्राफ वीटी का और थर्ड ग्राफ डिस्टेंस टाइम का सेम है, लेकिन मतलब अलग अलग है, ठीक है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है तो रेस्ट बोलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में पैरेलल टू टाइम एक्सिस होता है तो यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, ध्यान रखना। अब एक और चीज़, एक छोटी सी टिप, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जब आप ये एरिया डालते हो, ये जो एरिया है, ये जो एरिया आ रहा है, ठीक है, हाँ जी। तो आपके वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया अंडर velocity time graph gives value of displacement, ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्टेंस नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एरिया, जो ये एरिया, इसकी जब आप वैल्यू निकालो, जैसे ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया इसके अंदर, मान लो अभी ये ट्रेपीजियम बन गया, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दिया, तो इसका एरिया जब आप निकालोगे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट इसी में आपका आता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन में एक चीज़ बता दूं कि सर्कुलर मोशन जो है आपका, सर्कुलर मोशन में सेंटर, जब भी एक बॉडी सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करती है, सर्कुलर मोशन में ट्रैवल करती है, तो वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, ध्यान रखना। सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, ये ध्यान रखना। फिर एक फोर्स होता है जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर लगता है। इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स जो बाहर को लगेगा, हमेशा बाहर को लगेगा, ठीक है, एक फोर्स जो है वो बाहर को लगेगा, इस बाहर को लगने वाले फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल, ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल। इसमें एक्सेलरेशन अगर काउंट करनी हो, कैसे, ए सी इक्वल टू दिस मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ सेंट्रीपिटल v² बाय r, ठीक है, v² बाय r।
इसी में अगर फोर्स काउंट करना हो, सेंट्रीपिटल का फोर्स, तो mv²/r, ये फॉर्मूला ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आपको फंस जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी वेलोसिटी, अब देखो अगर हमें कैलकुलेट करना है स्पीड डिस्टेंस टाइम कैसे आएगा सर्कुलर मोशन में, अब मुझे बताओ डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिल्कुल सही बात है सर, ये तो ठीक है। तो डिस्टेंस सर्कुलर मोशन में 2πr, स्पीड ले लो v, टाइम ले लो t, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2πr/v हम बोल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी क्लियर, ठीक है। अब इक्वेशंस ऑफ मोशंस, कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन जिनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे कि v² v इज इक्वल्स टू u प्लस at, v² माइनस u² इक्वल टू 2as एन एस इक्वल टू ut प्लस हाफ at², ये इक्वेशंस होती हैं इन स्ट्रेट लाइन मोशन, यूज होती हैं इन स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन को हम रेक्टिलिनियर भी बोलते हैं, ध्यान रखना, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। यही इक्वेशन चेंज हो जाती हैं, v इज इक्वल्स टू u प्लस gt, v² माइनस u² इक्वल टू 2gh s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt²। ये इक्वेशन चेंज हो जाती है जब अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, under the action, that means when ball is thrown upward and ball is dropped from a certain height, ठीक है, in free fall, under the action of gravity जब हो तो ऐसे ही होता है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलो क्वेश्चन देखते हैं अभी एक। A car travels 60 km at a speed of 30 km per hour, then 90 km in 60 km per hour. What is the average speed? अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लो। एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, जब भी आपको एवरेज स्पीड पूछी जाए, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में फ़र्क है। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। बोलो सर इसमें टाइम दिए नहीं, करें क्या, देखो अभी क्या करो, d1 प्लस d2 लो। क्या मैं टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, ये देखो लिख दिया। अब मेरे पास क्या वेलोसिटी और डिस्टेंस है, बिल्कुल है, वैल्यू पुट करो आंसर आएगा, चेक करो, चेक कीजिए। डिस्टेंस क्या है 60 प्लस 90, ठीक है, किलोमीटर में है, डिस्टेंस हमेशा किलोमीटर में रहेगा, यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, किलोमीटर में रहेगा डिस्टेंस, हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ क्योंकि पूछा उसमें है किलोमीटर पर आवर में पूछा था, सब कुछ किलोमीटर और किलोमीटर पर आवर में रहने तो ध्यान रखना। स्पीड के लिए रखेंगे, पहली स्पीड के लिए 30 से, तो 30 नहीं, डिस्टेंस इज 60/30 प्लस 90/60, ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 150, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3/2, एलसीएम ले लो, 150 4 प्लस 3/2, 3/2, दैट मीन्स 300। What is the average speed of the entire journey? 300/7, तो इसका अप्रॉक्सीमेटली आंसर आपका आ जाएगा 42842। एक सेकेंड, कुछ ऑप्शन में गलती तो नहीं है, मेरे को लग रहा है ऑप्शन गलत है। अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर, एयर में चेक कर लेता हूँ, कार ट्रेवल 60 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर, फाइन, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 90 किलोमीटर विद 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड किलोमीटर पर आवर में ही चाहिए, एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी 60/32, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 3/2, 3/2, 3/2 4, 4/7 मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसमें ऑप्शंस में ही गलती है, ठीक है, लीव इट। तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 42.8 किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान रखना, ठीक है, वो ऑप्शंस नहीं है ये, ठीक है, लीव। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये एवरेज स्पीड मुझे इसमें बताना था कि एवरेज स्पीड का। अब एक चीज़ और बताता हूँ, एक फॉर्मूला और देख लो, जब भी डिस्टेंस सेम दिया हो, जैसे मान लो एक कार जो है ट्रैवल करती है, लेट अस से डिस्टेंस डी विद 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, और नेक्स्ट डिस्टेंस डी करती है जैसे कि मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर, तो पूछेगा एवरेज स्पीड वेन एवर डिस्टेंस इज सेम, ये ध्यान रखना, जब डिस्टेंस सेम हो तो फॉर्मूला एक डायरेक्ट याद कर लो, 2 × V1
v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, दैट्स इट। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है जब डिस्टेंस सेम हो। अब इसके दो केसेस बनते हैं। डिस्टेंस सेम कब हो सकता है? या फिर एक बंदा एक पॉइंट ए से बी, ए पॉइंट गया और बी पॉइंट गया और रिटर्न आ गया, गोइंग एंड कमिंग बैक, इसमें भी डिस्टेंस सेम हो सकता है। या फिर एक जर्नी प्लान करी, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, मान लो ए बी तक जाना था सी, तो यहाँ से हाफ लेटस से डी, यहाँ से हाफ लेटस से डी, दोनों सेम हो गए। इस केस में भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो दो केसेस में ये फॉर्मूला यूज हो जाता है, ठीक है। और बाकी एवरेज स्पीड का जनरल फॉर्मूला यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कार मूविंग विद द स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड इज सब्जेक्टेड टू अप्लाइड ब्रेक्स प्रोड्यूस डी एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, द कार टुक 3 सेकंड टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। अब वही इक्वेशंस ऑफ मोशंस की बात करेंगे। अब कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन में डिस्टेंस होता है? दो में है, तो कौन सी ईजी है? देखो टाइम दिया है, सब कुछ दिया है, लेकिन ये वाली सॉल्व करना ज़्यादा आसान है। देखो कैसे, सेकेंड वाली इक्वेशन यूज़ करूंगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। स्मार्ट वर्क करना, थोड़ा सा स्मार्टली चीज़ों को हैंडल करना है। क्या बोला है? ब्रेक अप्लाई करने में रुक गई, तो मैं बोल सकता हूँ v इक्वल टू 0 हो गया। और v 0 हो गया तो u क्या है? u है 12 मीटर पर सेकंड जिससे कार चल रही थी, ठीक है। एक्स डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, तो मैं एक्सेलरेशन को नेगेटिव ले लूँ, क्योंकि डी एक्सेलरेशन नेगेटिव होती है, अगेंस्ट द मोशन होता है, तो इसलिए नेगेटिव लेंगे। पुट करो, सारी वैल्यूज हैं आपके पास, s निकल जाएगा। 0 माइनस 12 का होल स्क्वायर, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जी, ठीक है, CDS का, इक्वल टू 2 इंटू माइनस 6 इंटू एस, ठीक है, माइनस 144 माइनस 12 इंटू एस, तो एस कितना आ जाएगा? 12 मीटर आ जाएगा। मीटर यूनिट भी चेक करेंगे। समझ में आया? क्लियर? नेक्स्ट, अ बॉय कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कल ऑफ डायमीटर 300 मीटर इन 40 सेकंड, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 4 मिनट 40 सेकंड। अब इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान समझना, क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं है, प्योर कंसेप्ट है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। एक सर्कल बनाता हूँ, एक सर्कल बनाया, मार्क कर लिया पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। एक एथलीट ने स्टार्ट करा, पॉइंट ए से रनिंग करना स्टार्ट करी, ही कंप्लीट्स 30 मीटर डायमीटर है इसका, 30 मीटर डायमीटर भी ले लेते हैं, चलो लो, ये आपका डायमीटर, थोड़ा सा स्ट्रेट बना दूं, ठीक है, ये आपका डायमीटर, ठीक है, डायमीटर हो गया कितना? 300 मीटर का, 300 मीटर का डायमीटर है। क्या बोलता है कि कंप्लीट 1 राउंड इन 40 सेकेंड्स, ठीक है। 1 राउंड जो है वो 40 सेकेंड में करता है, यानी कि 40 सेकेंड में एक राउंड, करेक्ट। अब बोला 4 मिनट 40 सेकेंड में के बाद कितनी डिस्प्लेसमेंट हो गया, मुझे बताओ। 4 मिनट, 4 इंटू 60, दैट मीन्स 240। अगर मान लो 40 सेकेंड में एक राउंड, 1 सेकेंड में 1/40, तो 240 सेकेंड में 1/40 इंटू 240 कितना हो जाएगा? 6 राउंड कंप्लीट। वापस कहाँ पर है वो? इट इज स्टिल एट पॉइंट ए, here ए पॉइंट, इट इज स्टिल एट पॉइंट ए, वहीं आ गया। अब 40 सेकेंड क्या करेगा? 40 सेकेंड क्या करेगा एट द एंड ऑफ 40 सेकेंड्स? नहीं, इसको थोड़ा मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ, रुको, ये क्वेश्चन किसी और तरीके से, मैं इसको बोलता हूँ 20 सेकेंड्स। अब समझना जरा क्वेश्चन को, ठीक है। 20 सेकेंड, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनना था। नाउ 4 मिनट 20 सेकेंड्स, 4 मिनट, अब 4 आफ्टर 4 मिनट दैट मीन 240 सेकेंड के बाद वो अभी भी ए पे ही है, अब मुझे बता डिस्प्लेसमेंट क्या हुई इस केस में? 0 हुई, समझने जरा, डिस्प्लेसमेंट 0 हुई। अब 40, अगर पूरे 40 सेकेंड्स में कंप्लीट सर्कल, तो 20 सेकेंड में क्या करेगा? हाफ सर्कल करेगा। 20 सेकेंड में हाफ सर्कल, दैट मीन्स यहाँ पर। अब बोले डिस्प्लेसमेंट क्या है सर? डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, लो ये डायमीटर, इसका आंसर आएगा 300 मीटर। ये भी सीडीएस के पीवाई के ऊपर ही बनाया गया है। समझ में आया जी क्वेश्चन? प्योर कंसेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट, अ स्टोन वेइंग 500 ग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर ऑफ द ग्राउंड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट दैट हाइट? वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, समझना जरा। इसको कराने से पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। पहले एक चीज़ ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी से पहले एक बेसिक सी चीज़ समझ लो, फिर पोटेंशियल एनर्जी पे चलेंगे। इसी पे बताऊंगा सारी चीज़ें। ये रहा ग्राउंड, 2 केसेस यहाँ पे लूँगा, ठीक है, और 2 केसेस यहाँ समझाता हूँ, ठीक है। पहला, ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। ध्यान रखना, वेन एवर यू थ्रो ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल, दैट मीन थ्रो नहीं बोलेंगे, रिलीज बोलेंगे। वेन यू रिलीज ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, दैट मीन दैट ऑब्जेक्ट अंडरगो फ्री फॉल, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में रिमेंबर, u इज ऑलवेज जीरो, बिकॉज आपने उसको होल्ड करके रखा, आपने उसको रेस्ट पे रखा हो, जबरदस्ती पकड़ रखा है, तो u इज ऑलवेज जीरो, ठीक है, ये चीज़ है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज
इसमें लिख देता हूँ, इसमें ये कौन सा केस है, ये ड्रॉप्ड कह लो या फिर इसको कह लो फ्री फॉल। फ्री फॉल में देयर इज नो फोर्स, यू जस्ट रिलीज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। व्हेन इसमें लिखो थ्रोन अपवर्ड, थ्रोन अपवर्ड, लो यहाँ पहुंचेगा। व्हेनेवर यू रिलीज अ ऑब्जेक्ट यू गेव इट सर्टेन वेलोसिटी दैट इज यू। एंड रिमेंबर, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पे राइज करता है, दैट मीन सर्टेन नहीं बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे मैक्सिमम हाइट पे राइज करता है, उस मैक्सिमम हाइट पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो स्टॉप होता है कुछ देर के लिए, इट विल स्टॉप एट दैट सर्टेन हाइट, दैट मीन्स, और मैक्सिमम हाइट दैट मीन्स वी विल बी इक्वल टू जीरो ऑलवेज। क्लियर, ये हुआ पहली चीज़। दूसरी चीज़ बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की खास बात यह है, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी आप कह लो कि डिपेंड नहीं करती पाथ फॉलोड पे। ठीक है, यहाँ बताता हूँ लोगों, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, इफ़ यू रेज टू ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन हाइट, ठीक है, सर्टेन हाइट पे आपने, मास इनका सेम है m, हाइट भी इनकी सेम है h, सेम हाइट पे रेज करा है, तो लगने वाली ग्रेविटी भी सेम होगी। तो जो भी आपने वर्क डन किया, वट एवर बी द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट, whatever be the work done on the object will store as potential energy in that object। और ये मैटर नहीं करता आपने इस हाइट पर, at this height you brought it straight or you brought it like this, it doesn't matter। तभी हम पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं इट इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव क्वांटिटी बोल सकते, फोर्स नहीं बोलेंगे, क्वांटिटी, कंजर्वेटिव क्वांटिटी। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी, दैट मीन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, दोनों की mgh, दोनों की mgh हुई, ध्यान रखना, mgh। क्लियर, पोटेंशियल एनर्जी सेम हुई। अब बात करते हैं कंसेप्ट की, कैसे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस आते हैं जब एक ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल होती है। जब भी एक ऑब्जेक्ट को आप एक सर्टेन हाइट से रिलीज करते हो, मास m है, ठीक है, हाइट मान लो h है, ठीक है, ध्यान रखना एट दिस हाइट ऑब्जेक्ट अगेन होल्ड करके रखा आपने, तो मोशन तो नहीं है, तो v इक्वल टू जीरो, वही हुआ, देखो u इक्वल टू जीरो, कोई मोशन नहीं। जब u जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, जीरो हुई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, mgh मैक्सिमम, बिकॉज उसका वेट नीचे को जा रहा है mg और हाइट पर है ही। अब यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। अब सेकेंड केस अगर मैं बताऊँ, इट इज़ अ पोजिशन जिसको हम बोलते हैं हाफ वे डाउन। मान लो ये पहुँच गया किस पे, हाफ वे डाउन पे, हाफ वे डाउन। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में बन गया पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। क्यों, क्योंकि हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के। दैट मीन्स क्या मैं दोनों को इक्वल लिख सकता हूँ, इक्वल टू mgh/2। यस, हाफ करोगे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी mgh/2। फिर हम बात करेंगे थर्ड केस में बात करेंगे जस्ट अबव द ग्राउंड। ये है जस्ट अबव द ग्राउंड वाला केस, या फिर जस्ट बिफोर टचिंग, जस्ट अबव ग्राउंड। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, h इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी बिकम जीरो और काइनेटिक एनर्जी बिकम मैक्सिमम, मैक्स, विच इज हाफ mv²। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इस चीज में एक और चीज नोट करके रखो, हियर रिमेंबर टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, रिमेंबर। और टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट ऑल ऑफ दीज प्रोसेस, चाहे आप ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है और कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, यस। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू टोटल एनर्जी, दोनों इक्वल हैं। और यहाँ पे बता सकते हो कि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, बिल्कुल बोल सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, अ स्टोन वेइंग 500 ग्राम। अब ग्राम में है, सबसे पहले तो केजी में चेंज करना, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यूनिट्स आप हमेशा ध्यान रखेंगे, यूपीएससी यूनिट्स पे बहुत खेलता है, ठीक है। ये हो जाएगा, केजीज में कन्वर्ट हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं।
ड्रॉट फ्रॉम अ हाइट 4 मीटर, हाइट दी हुई है 4 मीटर, तो बोला है कि पोटेंशियल एनर्जी एट दैट हाइट क्या होगी। सिंपल, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh, तो 500/1000, जी ले लो 10, हाइट ले लो 4, ठीक है, कैंसिल 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 कैंसिल, ठीक है, कितना आ जाएगा 20 जूल्स आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 20 जूल्स, ऑप्शन ए। क्लियर है जी, समझ में आई कहानी, स्टोरी समझ में आई, ठीक है। अब इसी के साथ एक और चीज़ समझ लो, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है जी, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूँ, डिस्टेंस नहीं बोल देना बस, ठीक है जी, डिस्प्लेसमेंट है ये, ठीक है। तो वर्क डन कैन बी नेगेटिव, यस, कैन बी पॉजिटिव, यस, कैन बी जीरो, यस, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, इस बेसिस पे ही वर्क डन कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, ठीक है। कैसे, वर्क डन इज ऑल्सो इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा जब क्या हो जाएगा 0 डिग्री, so it will be positive मैक्सिमम, यस, सो इट 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा 0 मिनिमम, ठीक है, एंड 180 डिग्री पे क्या होगा नेगेटिव, ये भी मैक्सिमम होगा, ये भी मैक्सिमम होगा, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, तभी नेगेटिव साइन शोज ओनली द डायरेक्शन, समझ में आया, ठीक है। अब एक ध्यान रखना, एक कंसेप्ट ये भी आता है, एक पर्सन, समझ में रहा, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, एक पर्सन मान लो एक रोड पे बना देता हूँ, ठीक है, इसने क्या करा, एक सूटकेस है यहाँ पे, सूटकेस क्या करा अपने सर पे रख लिया, मान लो इसकी हाइट जो है वो h है, सूटकेस का मास m है, तो क्या हुआ, इसने कुछ वर्क डन किया इसके ऊपर, इसने कुछ वर्क डन किया, फोर्स क्या होता है, फोर्स होगा आपका mg, क्योंकि वेट आया, mg क्योंकि आपने लिफ्ट किया उसको, और हाइट हुई mgh, यही वर्क डन, यही मैं बात कर रहा था, यही वर्क डन स्टोर होता है पोटेंशियल एनर्जी में, तो ये ठीक चीज़ है, यहाँ पे वर्क डन हुआ, एक दिन वर्क डन हुआ, लेकिन अगर यही पर्सन स्टार्ट करे, इफ दिस पर्सन स्टार्ट मूविंग लगेज ओवर हिज हेड एंड स्टार्ट मूविंग लाइक दिस, तो डिस्प्लेसमेंट और वेट समझना जरा, डिस्प्लेसमेंट लाइक दिस, वेट डाउनवर्ड, कितना एंगल बन रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे तो वर्क डन 0 हो जाता है, दैट मीन्स नो वर्क इज डन अकॉर्डिंग टू साइंस व्हेन अ ऑब्जेक्ट टेक लगेज ओवर हिज हेड एंड स्टार्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड, ध्यान रखना जी, स्ट्रेट रोड, बट अगर वो लगेज लिफ्ट करता है अपने सर के ऊपर, देन इट इज mgh, क्यों, क्योंकि वट एवर बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इन दैट ऑब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि आपने उसको हाइट पे रेज किया है, गॉट इट, समझ में आया जी, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी आपका क्वेश्चन है, ये आपका एनडीए 2024 का बहुत प्यारा क्वेश्चन, 2024 का बहुत प्यारा क्वेश्चन, समझना किस कंसेप्ट पे है, ये जो मैंने बताया इस कंसेप्ट पे, ठीक है। अब समझना, बताऊंगा जो मैंने बताया और इसको कैसे यूज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, देयर इज अ बॉल ऑफ मास 320 ग्राम, जब भी आप ग्राम देखो मास को तो पहले तो केजी में ही कर दो, ये तो आप ध्यान रख लो, रूल बांध लो बस, ठीक है, ये हो गया, चलो ठीक है। इट हैज़ पोटेंशियल एनर्जी कितना है 625 जूल्स है, ठीक है। एनर्जी व्हेन रिलीज फ्रॉम अ फ्री फ्रॉम अ हाइट, चलो ठीक है, हाइट से इसको रिलीज किया, किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इस हाइट पे क्या थी, इस हाइट पे क्या थी 625, ठीक है जी, समझ में आया। स्पीड विद विच इट विल हिट द ग्राउंड, अब मुझे बताओ जरा, समझना कंसेप्ट, समझना जो मैंने तुम्हें बताया, मैंने यहाँ पे क्या बोला, मैंने बोला जस्ट अबव द ग्राउंड, अब मुझे बताओ जिस स्पीड पे वो हिट करेगा ग्राउंड पे, क्या वो जस्ट अबव द ग्राउंड पे भी वही स्पीड होगी, उसी पे तो हिट करेगा, कॉमन सेंस, ठीक है। तो ये जो जस्ट अबव द ग्राउंड वाला केस बताया, इस केस में क्या है, क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, समझना जरा, इस चीज़ को समझना, अगर आप समझ पाए तो ये कंसेप्ट बहुत प्यारा कंसेप्ट है। ये मान लो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मान लो 1000 जूल्स थी, फॉर एग्जाम्पल के मान लो 1000 जूल्स थी। अब मुझे बताओ पोटेंशियल एनर्जी यार मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम है ना, बिल्कुल सर, ये तो मैक्सिमम ही हुए, ये तो मैक्सिमम ही है, ये तो मैक्सिमम ही है, बिल्कुल मैक्सिमम है। तो अगर ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो एनर्जी 1000 यहाँ थी, तो ये भी तो 1000 के बराबर होगा, अरे ये भी तो 1000 के बराबर होगा, तभी तो मैक्सिमम हुआ, क्यों, क्योंकि टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो है कांस्टेंट रहती है, ऐसा नहीं है कि 1000 पोटेंशियल एनर्जी थी तो 1200 जो है काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी, एनर्जी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, भाई आप एक सिस्टम की एनर्जी ना ही बढ़ा सकते हो ना घटा सकते हो,
तो अगर पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल थी तो काइनेटिक एनर्जी 1000 जूल ही होगी। क्यों? क्योंकि वही तो कन्वर्ट हुई होगी। अगर मैं बोलूँ हाफ वे डाउन पे सर क्या हुआ होगा, फिर हाफ वे डाउन पे 500 जूल्स पोटेंशियल होगी और 500 जूल्स ही काइनेटिक होगी। तभी तो हाफ ऑफ एन एनर्जी, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मोशन में आया फ्रॉम दैट हाइट, ऑब्जेक्ट मोशन में आया, और अगर जो ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट हो गई कन्वर्ट होना काइनेटिक एनर्जी में। और जैसे उसने आधा डिस्टेंस कवर कर दिया तो क्या आधी पोटेंशियल एनर्जी गायब हो गई? नहीं, गायब नहीं हुई सर, गायब नहीं हुआ, कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में। तो आधी पोटेंशियल एनर्जी उसके पास बची रही और आधी चली गई कहां पर? काइनेटिक एनर्जी में। एनर्जी जो है कन्वर्ट होती है वन फॉर्म टू अनदर, यही तो पढ़ा था छोटी क्लासों में, वही चीज़ है भैया। तो यहाँ पे अगर 1000 पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे 1000 भी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आ जाओ क्वेश्चन पे वापस। अगर हाइट पे 625 जूल्स, इस हाइट पर अगर 625 जूल्स पोटेंशियल एनर्जी है, तो जब ये हिट करने वाला होगा ऑब्जेक्ट, तब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी क्या वो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी होगी? बिल्कुल सर, हो चुकी होगी। बस फिर यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म। देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 625 जूल। देखो कितना प्यारा कंसेप्ट है, एनडीए 2 में पूछा है ये। अभी सीडीएस में आ जाएंगे ना, आ जाएगा क्वेश्चन, बता रहा हूँ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये एनडीए का लेवल है, ठीक है। और ये 9th 10th एनसीईआरटी है, 9th है बस, ये 9th का ही कंसेप्ट है भैया। अभी तो मैं 11th 12th गया ही नहीं, ठीक है। ये 9th का ही कोर कंसेप्ट है, सोचो इतना डीप में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। लोगों को वरी होती है सर 11th 12th, भाई 11th 12th छोड़ो, तुम 9th 10th अच्छे से कर लो, यहीं से मार्क्स बनते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आएंगे, हर बार आएंगे, ठीक है। इस बार भी चेक कर लेना एनडीए 2025 में, ठीक है। लो डालो, वैल्यू पुट करो, हाफ इंटू 320 बाय 1000 इंटू वी स्क्वायर, यही तो पूछा है, वी तो पूछा है 625, कैंसिल, ठीक है। ये हुआ 16, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 625 इंटू 100 अपॉन 16, सारे के सारे स्क्वायर नंबर्स हैं। वी इक्वल टू 625 रूट सबको डालो रूट के अंदर, 625 इंटू 100 अपॉन 16, तो वी कितना आ जाएगा 25 इंटू 10 अपॉन 4, चेक कर लो, ये 5, तो 125/2, दैट मीन्स वी की वैल्यू क्या आ गई? वी की वैल्यू आ गई 62.5 मीटर पर सेकेंड। देखो कितना प्यारा आंसर आया भाई। समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो उसको रिपीट करके दोबारा सुन लो भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हल्के में ले रहे हो तुम एनडीए वालों को भी, ये कंसेप्ट 9th का है, 11th में तो अभी गए नहीं, ठीक है। इतना तुम 9th में ही समझ लो, बहुत है, ठीक है। और बहुत प्यारा कंसेप्ट, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट। When a force of 1 Newton acts on a mass of 10 gram which is able to move freely, the object moves in the direction of force by, चलो देख लो अब फोर्स क्या चीज़ है यार, फोर्स इक्वल टू एम ए, मास क्या है? मास हमें निकालना नहीं पता है, ये 10 ग्राम है तो केजी में करो, इसको केजी में करना करो। एक्सेलरेशन हमें निकालनी है, वो होती है 1 न्यूटन, कैंसिल किया, कितना है 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन। सिंपल क्वेश्चन, एक्सेलरेशन इतना ही आएगा। क्लियर है जी? क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकंड विद अ गन ऑफ मास 2 kg, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिकॉल गन? इस टाइप के क्वेश्चन के मैं ट्रिक बता देता हूँ, कुछ नहीं करना, पहले ट्रिक बताता हूँ फिर तुम्हें कोर कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है। आराम से लेफ्ट साइड को करो 0 इक्वल टू क्या करना है, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, बस ये ट्रिक है। अभी इसका कंसेप्ट बताऊंगा अभी इसके बाद, ठीक है। हाँ कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है, बढ़िया से बताऊंगा, समझना। पहले शॉर्टकट समझ लो करना कैसे है इसको, डायरेक्ट आंसर के लिए। मास ऑफ बुलेट क्या है 40 ग्राम, अभी ग्राम देख के केजी में चेंज कर दो बस, फटाफट बता दिया तुम्हें, ये चीज़ रूल बांध लो। वी बी वेलोसिटी 300 प्लस एम जी 2 kg, केजी है केजी रहने दो, इंटू वी जी, यही निकालना है हमको। करो कट, कैंसिल किया, तीनों हो गया 12, 0 इक्वल टू 12 इंटू 2 इंटू वी जी minus 12/2 equal to Vg, that means velocity of gun is -6 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आ रहा है भैया? सर ये माइनस क्यों आ रहा है, गलत तो नहीं आ रहा आंसर हमारा, डाउट हो रहा है सर। नेगेटिव साइन मीन्स इट इज अ रिकॉइल वेलोसिटी। एक्शन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है, एक्शन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है भाई। ये गन बनाता हूँ तुम्हारे लिए बढ़िया सी, रुको, गन बना के बताता हूँ, कोशिश तो कर रहा हूँ गन बनाने की।
बन जाए तो, ठीक है, ठीक है, ये बन गई गन, समझ लो अभी गन है बस, ठीक है। अब ये गन से, इसका बैरल इतना बड़ा क्यों मुझे नहीं पता, ठीक है, ये गन है मान लो, ठीक है, गन से बुलेट निकली, अब बुलेट निकली इधर को, एक्शन, यह क्या है आपका, ये है आपका एक्शन, और ये क्या है जी, रिएक्शन, दोनों के दोनों ऑपोजिट है कि नहीं है, तभी तो नेगेटिव साइन आया, तो इसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी, नेगेटिव वाला मार्क करना है इसके अंदर हमेशा, पॉजिटिव वाले के चक्कर में मत फंस जाना, ठीक है। अब ये कंसेप्ट आया कहाँ से समझना, इसमें दो चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा डिटेल में, बढ़िया से क्वेश्चन फंस जाएगा। एक होता है आपका इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, और एक होता है आपका इन इलास्टिक कोलिजन। ये भी क्लास 9 का कंसेप्ट है, अभी न्यू एनसीईआरटीज़ में नहीं दिखेगा तुम्हें, पुरानी एनसीईआरटीज़ में इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन क्या कहता है, इलास्टिक कोलिजन कहता है ये टू बॉडीज, ठीक है, ये दोनों टकराई और ये दोनों अलग अलग हो गई, ये दोनों अलग अलग हो गई। इनलास्टिक कोलिजन क्या कहता है, इनलास्टिक कोलिजन कहता है ये टू बॉडीज, ये दोनों टकराई, टकराने दो रुको, टकराई, और ये दोनों अब साथ ही चल रही हैं, ये दोनों अब साथ ही चल रही हैं, ठीक है। अगर ऐसा है तो देखो क्या मतलब हुआ उसका, मान लेते हैं इसका मास है ma, इसका मास है mb, ये वेलोसिटी a, वेलोसिटी b, ma mb, ये a ये b, इनिशियल वेलोसिटी इनकी ua ub va vb, यहाँ पे भी सेम चीज़ a b a b, लेकिन इनकी वेलोसिटी चिपक के चल रही हैं तो दोनों कॉमन m a m b, ठीक है, और u a u b। ध्यान रखना फर्स्ट चीज़ इसमें होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहली चीज़ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एम ए, मतलब क्या मतलब हुआ, कंजर्वेशन ऑफ किसी भी चीज़ का, काइनेटिक एनर्जी का और मोमेंटम का, दोनों चीज़ में क्या मतलब है इसका, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, दैट मीन्स एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी, ठीक है, ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का भी ऐसे ही होता है, इसमें चेक कर लो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेम वही चीज़, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज इक्वल्स टू एम ए प्लस एम बी टुगेदर गोइंग विथ सेम वेलोसिटी, बस ये फर्क है। एग्जाम्पल सर, इसका कोई एग्जाम्पल बताओ, मान लो एक पर्सन है, बताता हूँ, एक पर्सन है, रनिंग है विद वेलोसिटी यू ए, मास एम ए, यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे एक, यहाँ पे स्केटबोर्ड मान लो, ठीक है, इसका यू वी जो है वो 0 है, लेकिन इसका मास जो है b है, समझ में आया, ये चीज़ समझ में आई, ठीक है। ही केम, द पर्सन केम एंड जंप ओवर इट, नाउ बोथ द पर्सन एंड skateboard, both the person and skateboard moving with common velocity, ये रहा एम ए और ये रहा एम बी, समझ में आया एग्जाम्पल, ऐसा है, ये एग्जाम्पल आप यहाँ पे रख दो, इसी का ही कंसेप्ट यहाँ लगाया है, किसका, बुलेट वाले में, क्यों, क्योंकि इनिशियली बोथ बुलेट एंड गन आर एट रेस्ट, तो बुलेट के केस में यू ए बी 0, इन केस ऑफ बुलेट, इन केस ऑफ बुलेट फायरिंग क्या यू ए इक्वल टू यू बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसलिए लेफ्ट साइड जो पूरी 0 हो जाती है, तो इसलिए आप सिर्फ राइट साइड पे करते हो, ये है कंसेप्ट इसका, ठीक है, ये है, समझ में आया, इलास्टिक और इनलास्टिक कोलिजन, क्लियर, क्लियर है जी, ठीक है। अब एक और चीज़ समझ लो इसमें, एक और चीज़, एक जो क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, सीडीएस में पूछा था, पेंडुलम के हिसाब से भी देख लो एक बार, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, मान लो एक ये पेंडुलम है, ठीक है, आपने क्या करा, इसको डिस्प्लेस करा, अगेन डिस्प्लेस किया तो
कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बस सही है। अब ये जो वर्क डन आपने किया, ये जो वर्क डन हुआ, ये वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज, अभी बताया था बस, दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। जब आपने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ लेकर आए तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई, काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ, जीरो, क्योंकि आपने पकड़ रखा है इसको, यू हैव होल्ड दैट बॉब, ठीक है। अब आपने रिलीज़ किया, जब आपने रिलीज़ किया तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई यहाँ पे ज़ीरो, और काइनेटिक एनर्जी हो गई आपकी मैक्स। अब मैक्स का मतलब फॉर्मूला की बात कर रहा हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, ठीक है। सेम गोज विद यहाँ गया, जब यहाँ गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, फिर से मैक्सिमम आ गई, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई यहाँ पे ज़ीरो, फिर वापस आएगा, एंड सेम चीज़ विल कीप ऑन रिपीटिंग, सेम थिंग विल कीप ऑन रिपीटिंग। क्लियर, समझ में आया जी, ये ध्यान रखेंगे। क्लियर, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, दैट मीन्स फ्रॉम पॉइंट ए, मान लो ए और बी, और इससे मानते हैं पॉइंट ओ, व्हेन यू गो फ्रॉम ए टू ओ जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। दिस पोजीशन इज कॉल्ड मीन पोजीशन, इसमें बोलते हैं मीन पोजीशन। ए और बी को बोलते हैं हम एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है जी, इसे हम बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस, एक्सट्रीम पोजीशन, तो ये भी आपकी हुई एक्सट्रीम पोजीशन, ध्यान रखना, ठीक है। ये कंसेप्ट हो गया। सेम चीज़ आपकी स्प्रिंग के साथ भी होती है, भूलना नहीं, स्प्रिंग के साथ भी ऐसे ही है। स्प्रिंग को आपने नॉर्मल इसमें रखा, व्हेन यू स्ट्रेच तो क्या दिया आपने इसको पोटेंशियल दे दिया भैया, आपने इसके ऊपर वर्क डन किया और वो वर्क डन स्टोर हो गया पोटेंशियल एनर्जी में। फिर जब वो अपनी मीन पोजीशन पे आया, ऑब्वियसली बात, आप यहाँ से रिलीज करोगे, व्हेन यू रिलीज इट तो ये स्क्वीज भी तो होगा, यहाँ पे भी आपका क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई, और यहाँ पे ये क्या है, मीन पोजीशन, दिस इज योर मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे क्या होता है, मीन पोजीशन पे काइनेटिक मैक्सिमम होती है, ध्यान रखना, काइनेटिक मैक्सिमम, इट विल नॉट रेस्ट हेयर, ठीक है। जैसे ही अंदर जाएगा पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, फिर वो बाहर को आएगा, इट कीप ऑन ऑसिलेटिंग लाइक दिस, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला आपका होता है पावर का फॉर्मूला याद रखना, हो सकता है न्यूमेरिकल पूछ ले, कौन सी, मैकेनिकल पावर का। इलेक्ट्रिकल पावर तो मैंने बता दिया है, मैकेनिकल पावर होता है आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क डन अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है, ये इलेक्ट्रिक पावर ऑलरेडी वैसे बता चुका हूँ, यहाँ दोबारा बता देता हूँ। इलेक्ट्रिक पावर जो होती है वो आपकी V इंटू आई, ये ध्यान रखना, रेट, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट मीन्स वर्क डन अपॉन टाइम, इसका जूल सेकेंड। तो यहाँ पे पावर की यूनिट वॉट, दोनों केस में वॉट होती है, ध्यान रखना, यूनिट सेम रहती है, लेकिन मैकेनिकल पावर बराबर होता है जूल पर सेकेंड के, और इलेक्ट्रिकल पावर होता है वोल्ट इंटू एम्पियर के, ठीक है जी, ये चीज़ है। समझ में आया, कहानी समझ में आई। चलिए जी नेक्स्ट देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10, द लीनियर मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी। अब एक फॉर्मूला याद रख लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² अपॉन 2m, ठीक है, p² अपॉन 2m। कैलकुलेट करो, मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है जी, मास इंटू वेलोसिटी। मास दिया हुआ है 10 kg, वेलोसिटी दी है 10, तो मोमेंटम कितना आ जाएगा, 100 kg मीटर पर सेकेंड, और इसको क्या लिख सकते हैं, न्यूटन सेकेंड भी लिख सकते हैं, यूनिट्स ध्यान रखना, 100 एलिमिनेटेड। अब चेक कर लो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p² अपॉन 2m, दैट मीन्स p का स्क्वायर करो और 2 इंटू m करो, ठीक है। 100 10,000, 2 इंटू 100, 0 कटा, एक सेकेंड, 10 है ना, वेलोसिटी इज 10, ठीक तो लिखिए, 2m, सॉरी मास इज 10, तो एक 0 कटेगा ना, एक 0 कटा, कितना आया, 500 जूल्स, कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, अ मेटल सिलेंडर विद वेट ऑफ 25 न्यूटन इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, द बायएंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 10 न्यूटन, व्हाट विल बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिलेंडर। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देख लो, इसको बता देता हूँ, ये भी कंसेप्ट आपको।
ठीक है, बुरा नेट फोर्स एक्टिंग। सबमर्ज्ड है, वेट इसका 25 न्यूटन है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, देखो वेट इसका ज़्यादा है, बायन फोर्स कम है, तो ऑब्जेक्ट जो होगा सबमर्ज्ड बोला है तो समझ जाओ कि ये पानी के अंदर ही है, ठीक है। अब इसका वेट, वेट दैट मीन्स mg, वेट मतलब mg, ये है आर्किमिडीज प्रिंसिपल का कंसेप्ट, ठीक है। तो वेट मतलब mg। अब अगर नीचे से फोर्स लग रही है 10, नीचे से फोर्स लग रही है 10, 25 वेट है, तो बचा हुआ दैट मीन्स आउट ऑफ 25 न्यूटन 10 न्यूटन तो बायन फोर्स बैलेंस कर रहा है ना, तो बचा हुआ कितना हुआ जो अब ऊपर से लग रहा है, दैट इज 15 न्यूटन, दैट इज 15 न्यूटन डाउनवर्ड करते हैं ना जी, अपवर्ड नहीं डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे को जाएगा ना। देखो फ्लोटिंग और सिंकिंग का कंसेप्ट समझ लेना। फ्लोटिंग और सिंकिंग का कंसेप्ट ये कहता है, जैसे वाटर की डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर में बात करूँ, जो एक्चुअली क्या होती है 1 kg पर मीटर, नॉट 1 kg सॉरी 1000 kg पर मीटर क्यूब, या फिर और 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये होती है वाटर की डेंसिटी। नाउ रिमेंबर एनी ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वाटर की डेंसिटी से लेस है तो ये क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा, ठीक है। और किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर वाटर से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, ये हमारा सिंक करेगा, ध्यान रखना, ये हमारा सिंक करेगा, ये कंसेप्ट होता है। फिर एक कंसेप्ट आपका और आता है, ये चीज़ समझ में आई क्वेश्चन, एक कंसेप्ट और आता है आपका रिलेटिव डेंसिटी का, ये बता देता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, इट इज़ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, हमेशा ध्यान रखना जी। अब ये अगर रिलेटिव डेंसिटी, पहली चीज़ तो रिलेटिव डेंसिटी हैज़ नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। अगर रिलेटिव डेंसिटी ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर मतलब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या करेगा, ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी क्या है, लेस देन 1 है, तो ये फ्लोट करेगा। अगर इक्वल टू 1 हो गई, मतलब कि वाटर के बराबर हो गई, तो इसमें लिख सकते हो हाफ फ्लोटिंग, हाफ पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द वाटर, ठीक है, ये ध्यान रखना, इक्वल टू 1 पे। क्लियर है जी, समझ में आई कहानी, क्लियर। देखो अब क्वेश्चन देखो फिर, एन ऑब्जेक्ट हैज मास ऑफ 500 ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ 200 सेंटीमीटर क्यूब, 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक चीज़ ध्यान रखना, एक चीज़ और मैं रिलेशन बताता हूँ, 1 लीटर, अगर इन केस आपको लीटर में ml में दे दिया अगर, ठीक है, वॉल्यूम लीटर में, तो 1 लीटर में आपके होती हैं 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और 1 लीटर में ही आपके होते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब चेक करो डेंसिटी हमें देखनी है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास कितना है 500, वॉल्यूम कितनी है 200, तो इसका आंसर आएगा 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे पता डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आई है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने अभी भी बताया आपको क्या होती है, वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर। क्या ये ज़्यादा है, क्या डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा है डेंसिटी ऑफ वाटर के, तो क्या होगा, ये सिंक करेगा, बिल्कुल सिंक करेगा। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, पूछा रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिलेशन टू दिस, तो 2.5 आंसर है, बिल्कुल कोई यूनिट नहीं है, ध्यान रखना, अपॉन 1। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले चलिए थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल कैसे काम करता है, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, देखना जरा, समझना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको बन सकता है, ठीक है, केस स्टडी क्वेश्चन जैसे बन सकता है। मान लो क्या होता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जैसे सपोज करो कि ये ऊपर तक भरा हुआ, ब्रिम तक भरा हुआ है, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्ज्ड, मान लो कि ऐसे इमर्ज किया, ऑब्वियसली बात है कोई भी अगर ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर जाएगा तो कुछ ना कुछ वाटर तो बाहर स्पिल होगा, बिल्कुल सही बात है, कुछ ना कुछ इसके ऊपर बायंट फोर्स भी लगेगा। हमेशा ध्यान रखना, ये जो बायंट फोर्स होता है ना, बायंट फोर्स को हम अपवर्ड फोर्स भी बोलते हैं, अपवर्ड फोर्स, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये जो वाटर स्पिल हुआ, इस स्पिल्ड वाटर का वेट, मतलब जो भी इसका वेट था दैट मीन्स mg, ऑब्वियसली न्यूटन में होगा,
न्यूटन में होगा। ये बराबर होगा अपवर्ड लगने वाले बायंट फोर्स के। दैट मीन्स वेट ऑफ water displaced, weight of water displaced is equal to buoyant force, is equals to buoyant force। ठीक है, इज इक्वल टू बायंट फोर्स। समझ में आई? ठीक है, ये मतलब है इसका। अब इसको यूज़ कैसे होता है देखो, समझना। सपोज करो एक ऑब्जेक्ट जो है, एक ऑब्जेक्ट का वेट है लेटस से 5 न्यूटन आउटसाइड द वाटर बॉडी। और आपने क्या किया, एक वाटर बॉडी ली और इसको इनसाइड वे किया। जब इनसाइड वे किया तो कुछ बायंट फोर्स लगा। अब इसका वेट जो हो गया वो हो गया 3 न्यूटन। 3 न्यूटन। तो क्वेश्चन पूछेगा कैलकुलेट, अब ये बताओ कि बायंट फोर्स, ये पूछेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बायंट फोर्स हियर। बायंट फोर्स की वैल्यू क्या है? बायंट फोर्स की वैल्यू होगी 2 न्यूटन। कितना वाटर डिस्प्लेस किया? वाटर डिस्प्लेस का वेट, वाटर डिस्प्लेस्ड वेट, वो भी कितना होगा? वो भी 2 न्यूटन ही होगा। ऐसे यूज होता है। और कहाँ का एप्लीकेशन है? जैसे लैक्टोमीटर्स हो गए, लैक्टोमीटर्स में आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, और आपका आप कह लो कि जैसे कि डिजाइनिंग शिप्स और सबमरीन्स। ठीक है, और आपका हाइड्रोमीटर में यूज होता है। ठीक है, क्लियर? और ये ध्यान रखना, जो बायंट फोर्स है, बायंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? डेंसिटी ऑफ लिक्विड की, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है जी, ध्यान रखना। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए। अच्छा, मीडियम बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर है मीडियम ए के। चलो ठीक है, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए विल बी, दैट मीन्स ए विल बी क्या होगा? अब समझना मतलब क्या है इसका। अगर मैं मान लूँ कि ये है मीडियम ए, समझना डायग्राम, मीडियम ए मीडियम बी। थोड़ा डायग्राम से समझाता हूँ, ईजी रहेगा। दिस इज द नॉर्मल लाइन, लाइट रे आई। अगर मीडियम ए बी का ज़्यादा है तो ये बेंड क्या होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी कि नहीं होगी? टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी। अगर टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी तो मुझे बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम बी को मैं वी बी ले लेता हूँ और ए में वी ए ले लेता हूँ। तो कि इसका इक्वेशन जो फॉर्मूला बनेगा क्या वो ऐसे बनेगा, वी ए अपॉन वी बी। तो मुझे बताओ वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी, वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी। तो इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटर देन यूनिटी। सर में क्योंकि स्पीड जो है वी बी में धीरे हो जाएगी क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल सोचो, एयर का सोच लो और ग्लास का सोच लो, है कि नहीं? ग्लास का क्या होता है? 1.5 होता है, ज़्यादा तो है, ग्रेटर देन यूनिटी। ऐसे एग्जाम्पल लेके सोच लो। यही तो बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, वही चीज़ करा है। ठीक है, नेक्स्ट, अ वायर ऑफ डेंसिटी आर डिवाइड इनटू 5 इक्वल पार्ट्स। इफ पार्ट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन फाइंड द रेशियो ऑफ आर डैश बाय आर। समझना जरा इसको। रिमेंबर आर इज, अभी करवाया हुआ इलेक्ट्रिसिटी रिवाइज कराया, वहीं से पूछ रहा हूँ। ठीक है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मतलब इफ़ यू अब एक की वायर की लेंथ डिवाइड कर दी, मान लो सपोज करो एक वायर है एल, मैंने इसके 2 इक्वल हाफ कर दिए, तो हर एक हाफ L/2 होगा। बिल्कुल सर होगा। चलो एक और वायर लेता हूँ, एक और वायर ली, मैंने इसके 3 हाफ कर दिए, तो क्या हर एक हाफ L/3 होगा? बिल्कुल सही बात है। तो अगर यहाँ L/2 हो रहा है, लेंथ हाफ हो रही है, तो मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस भी हाफ हो। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस और लेंथ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, एक हाफ होगा दूसरा हाफ होगा, एक डबल होगा दूसरा भी डबल होगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी क्या हुआ? क्या हर एक वायर का रेजिस्टेंस R/3 और R/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सर, R/3 ही होगा। अब इसकी वायर के अगर 5 इक्वल पार्ट्स कर दिए, यानी हर एक लेंथ जो है वो L/5 और L/5 हुई, बिल्कुल हुई। तो क्या रेजिस्टेंस भी R/5 और R/5 हुआ? बिल्कुल सही बात है। क्या बोला है? कहाँ लगाया है? पैरेलल में लगाया है, लगा दो पैरेलल में। ठीक है जी, तो क्या बनेगा? आर डैश ले लो, टोटल को क्या बोला है? टोटल ये है आर डैश आपका 1/r/5। फॉर्मूला क्या होता है देखो, पहले तो फॉर्मूला बताता हूँ। 1/r1, 1/r2, 1/r3, 1/r4 एंड प्लस 1/r5। तो कैसे पुट करोगे? R1 R/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 प्लस 1/r/5 क्या आएगा? 5/r प्लस 5/r प्लस 5/r
प्लस 5/r एंड प्लस 5/r। क्या हो जाएगा? r सेम 25 1/r डैश। तो रेशियो क्या पूछा है? रेशियो पूछा है किसका? ये r/r डैश क्या 25 आया? लेकिन हमें पूछा है r'/r इक्वल टू 1/25 आएगा ऑप्शन। समझ में आया जी? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस ऐसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पहले भी, ध्यान रखना। ठीक है, तो हो सकता है रिपीट कर ले। कुछ चीज़ें और बता देता हूँ, समझ लो। जैसे क्या होता है, क्या एक मैग्नेटिज्म में हमारे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल होते हैं। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो सकता है पूछ ले इस पे क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड रूल में ध्यान रखना 3 तरह की फिंगर्स हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपकी इंडेक्स फिंगर होगी, फर्स्ट फिंगर जिसको मैं बोलूँगा फर्स्ट फिंगर। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं बताऊँगा। फर्स्ट फॉर फील्ड, याद रखना, फर्स्ट फॉर फील्ड। फील्ड कौन सी? मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फॉर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर आपके होती है सेंटर फिंगर, को मैं कर देता हूँ। सेंटर फिंगर क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं बताऊँगा। सेंटर फिंगर सी फॉर सेंटर, सी फॉर करंट। अब थंब रिप्रेजेंट क्या करेगा? थंब रिप्रेजेंट करता है आपका मोशन को। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझाता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं डायरेक्शन बना देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है, अब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड, लेट अस से मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है जी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन, लेट अस से इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। रिमेंबर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट डायरेक्शन ऑफ करंट, बिकॉज ये करंट लिखा हुआ है। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ करंट इज ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर नॉर्थ से साउथ जा रहा है तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा? करंट जाएगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो अगर आप लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, सो इफ़ यू सी स्क्रीन पे जब आप देखोगे, आपकी सेंटर फिंगर ऊपर जाएगी, सेंटर फिंगर ऊपर। ठीक है, आपका जो फर्स्ट फिंगर है दैट इज गो टू ईस्ट, एंड आपका थंब जो है इट विल हिट द स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन को हिट करेगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कहाँ डिफ्लेक्ट करेगा? जो थंब आपका हिट करेगा, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन विल मूव इनटू द पेज। ठीक है, स्क्रीन है तो स्क्रीन भी ले सकते हो, इनटू द स्क्रीन, इनटू द पेज। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है जी। अब फ्लेमिंग्स एक होता है राइट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल में सब सेम है। ठीक है, फर्स्ट फिंगर फील्ड, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है। सेंटर फिंगर बस करंट की जगह क्या हो जाता है? इंड्यूस्ड करंट हो जाता है, बस इंड्यूस्ड करंट। और आपका थंब आपका डिफ्लेक्शन या मोशन, यही बताएगा, डिफ्लेक्शन या फिर मोशन, ये चीज़ बताएगा। ठीक है, फिर एक चीज़ होती है सोलेनॉइड में, सोलेनॉइड भी समझ लो। सोलेनॉइड जो है, इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो सॉफ्ट आयरन कोर से इंक्रीज हो जाती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है सोलेनॉइड से। ठीक है, और सोलेनॉइड जो है एक्ट्स एज बार मैग्नेट, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और एक और चीज़, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इज सेम। ठीक है जी, ये ध्यान रखना। क्लियर? सो ओके, इफ यू हैव बीन इन दिस वीडियो टिल नाउ, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव रिवाइज द फिजिक्स। फॉर मोर एंड बेटर रिविजन, इट्स बेटर टू ज्वाइन द टेलीग्राम which is given here, telegram ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक विल बी गिवन इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन पुट इन कमेंट सेक्शन।
Okay, and we have a WhatsApp group also. You can message on this number to join the WhatsApp group. ठीक है, और WhatsApp link, group link will be in the description also. ठीक है, so make sure you revise it properly. If there is any doubt, we are here to help you. Okay, aspirants, Jai Hind, do revise well. Okay, all the best.